एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। बहुत बिग वाला स्वागत है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले तो मुझे ये बताइए कि होमवर्क किस किसने किया है। मैंने आपको पहले से ही होमवर्क दिया हुआ था कि आप लोगों को सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में। देन उसके बाद जब आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा समझ में, आप पूरे कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ हमें ये आ गया। देन उसके बाद आपको उसको फेयर नोटबुक में उसके नोट्स बनाने थे। तो सबसे पहले तो मैं सबका होमवर्क चेक करूंगी। अब से क्या किया जाएगा कि जो होमवर्क नहीं करेगा ना उसको चाटा तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन हाँ कर लो यार, ऐसा मतलब कुछ करके दिखा दो, ठीक है। तो लिख दिया करो कि होमवर्क हो गया है, कर लिया है, नोट्स हो गए हैं। क्योंकि मैं ये सोच के चलती हूँ कि आपको सिर्फ टॉपिक ना कराऊं, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। चाहे वो आपका किसी भी हिसाब से हो, चाहे वो इंटरव्यू के हिसाब से हो, एग्जाम के हिसाब से हो, नॉलेज के हिसाब से हो, किसी भी तरह से हो। सो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक कराने से पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको पहले कराया था ना, जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। वो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था उसकी एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको मीटर ब्रिज करा दिया था। मीटर ब्रिज आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। मीटर ब्रिज बहुत इजी था। सिर्फ उसमें क्या करना था, हम लोगों को थ्योरी याद रखनी थी, कंस्ट्रक्शन याद रखना था, उसका प्रिंसिपल याद रखना था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका डायग्राम। उसका डायग्राम मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपसे नॉर्मली उसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गला खराब है पहले ही बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप बाद में ये कहो कि वो इस प्रॉब्लम है। वो इस प्रॉब्लम मेरी पर्सनल है, मतलब टेक्निकल कोई इशू नहीं है, गले में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं वेट करूं अपने गले के सही होने का, क्योंकि नहीं पता कब तक ठीक होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, बीच में रोकना नहीं चाहिए। जो बच्चों को करा रहे हैं पहले वो कंप्लीट करा लेना चाहिए। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल कर रहे थे, मीटर ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो डायग्राम देख लो एक बार। डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा आ जाएगा कि इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि इजी टॉपिक है। टॉपिक इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, देख सकते हैं आप लोग। टोटली थ्योरी बेस्ड है, टोटली। लेकिन जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी की पैंट है, किसी की ऐसी पैंट को ऐसे कर दिया है ना, देखने में ऐसा ही लग रहा है। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो ये डायग्राम अगर आपको बनाना आना चाहिए तो आपके माइंड में इतना तो आ गया होगा, भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस तो ये नहीं होगा। क्योंकि मेरे को ये बनाने में, आप मानोगे नहीं, मेरे को 25 मिनट लग गए थे इसको बनाने में। अब आप कहोगे क्या है, ऐसे 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 करके बस लाइन सी तो बनानी है। लाइंस तो बनानी है, लेकिन इसका एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ पर स्केल कनेक्ट हो रहा है, कहाँ पर आपका रियोस्टेट लगेगा, कहाँ बैटरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर हो गया ना तो आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको पर्सनली। देखिए जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये प्रैक्टिकल है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। जब आप लोगों का ये टॉपिक होगा ना तो आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट होगा टोटली। होता क्या है, इस पे आपका एक वुडन बोर्ड होता है, यानी कि एक लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। और ये सारा अरेंजमेंट स्क्रू पर होता है, यानी कि एक ऐसे बोर्ड होता है ऐसा करके, और उस पे ऐसे स्क्रू लगे होते हैं, मतलब बड़े बड़े स्क्रू होते हैं ऐसे। उनपे वायर्स को क्या किया जाता है, उनपे वायर्स को माउंट किया जाता है, यानी कि बांधा जाता है। इन वायर्स को फिर आप लोग क्या करते हो, इसमें जोकी होता है। क्या होता है इसमें, जोकी। जोकी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जोकी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए जिसको आप स्लाइड करते हैं ऐसे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जाते हैं। जब आप उसको स्लाइड करते हैं ना तो वो वैल्यू शो करता है कि कहाँ पर कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे जोकी जो है ना, जोकी को हम स्लाइड कराते हैं जहां भी आपको मेजर करना है, और जब आप उसको स्लाइड कराते हैं तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी भी चीज की जो भी आप मेजर करना है। तो ये जो हमारा मीटर ब्रिज, सॉरी पोटेंशियोमीटर है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
और देख सकते हैं आप लोग टोटली थ्योरी बेस्ड है, टोटल आपकी थ्योरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए फिर शुरू करें। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली है क्या चीज, ये क्या क्या करेगी। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको नॉलेज के हिसाब से भी समझा रही हूँ। एग्जाम में कैसे आपको ये लिख कर आना है, अपनी फेयर नोटबुक में कैसे नोट्स बनाने, एक एक लाइन यहाँ मैंने प्रिपेयर की है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाकर ये टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों यहीं पे आज करा दूंगी मैं आपको, थ्योरी बेस्ड भी एंड मतलब हर तरह से मैं आपको आज करा दूंगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे अपनी फेयर नोटबुक में, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो इसकी सबसे पहले ना डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये एक ऐसा एपरेटस है जो यूज्ड होता है मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो आप पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा वापस आइए, पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी वोल्टेज, जैसे मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। देखो पोटेंशियल का क्या मतलब है। पोटेंशियल, अगर मैं बात करूं हमारे पोटेंशियल की तो हम लोग क्या बोलते हैं, यस यू कैन डू इट, इतना पोटेंशियल है तुम में। पोटेंशियल मतलब क्षमता, एनर्जी, कि कितनी पोटेंशियल आप लोगों में है, कितनी क्षमता आप लोगों में है। लेकिन अगर सर्किट की बात करें तो पोटेंशियल क्या है? आप लोग जानते हैं हमारे पास सेल होता है हमारे पास सेल में हमारे पास एक बड़े वाली डंडी होती है, एक छोटी वाली। बड़ी वाली आपकी पॉजिटिव होती है, छोटी वाली आपकी नेगेटिव होती है। जब आप इस सेल को, ये हमारा सेल है, जब आप सेल को 2 या 2 से ज्यादा अरेंजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच को बोलते हैं पोटेंशियल। सो मान लो ये हमारा सर्किट है, तो मैं इस पॉइंट को मान लू ए, इस पॉइंट को मान लू मैं बी। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मान लो कि ये मेरा घर है और ये मेरे घर के बाहर का मीटर है जहां पर रीडिंग लेते हैं, तो एक रूम यहाँ पे है मेरे घर पे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। मुझे पता करना है मेरे इस रूम में कितनी पोटेंशियल आ रही है, कितनी वोल्टेज है मेरी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जॉकी को लेकर जाएंगे, यहाँ जॉकी को टच कराएंगे और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ में आया? यानी कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मैंने बहुत नोटबुक चेक किया, बहुत पेपर चेक किया है, बच्चों को बैटरी बनानी नहीं आती, कुछ भी बना रहे हैं, रॉन्ग है। ऐसा भी नहीं बना सकते आप लोग, ये रॉन्ग है। अगर आप एक बड़ा डंडा बना रहे हो उसके साथ छोटा होना चाहिए, बड़ा छोटा, एक साइड अगर आपने बड़ा बनाया है तो एक साइड छोटा होना चाहिए। ये चीजें बहुत, मतलब आप फिजिक्स में इधर उधर नहीं कर सकते किसी चीज को। एक छोटी सी चीज भी इधर करोगे ना, अगर आप की बना रहे हो तो ये आपकी ओपन की होती है, अगर आपने इसमें ऐसे बिंदी लगा दी तो ये आपकी क्लोज्ड की हो जाएगी। मतलब एक छोटे से सिंबल का भी मीनिंग होता है। आप अपनी मर्जी से इसका कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोगों को नंबर दिलाती हैं, ठीक है। चलो सॉरी, ये छोटी छोटी चीजें है ना भाई। तबीयत थोड़ी सी हो गई है हमारी खराब, आज नहीं बहुत दिनों से ही खराब चल रही है। हाँ कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोना नहीं है, ये मौसम की खराबी की वजह से हुआ है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा कुछ ठंडा खा लो ऐसे मौसम में और बुरा हाल। समझ में आया आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे बैटरी वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर आप कहीं पर भी मेजर कर सकते हो पोटेंशियल। तो ये एक ऐसा डिवाइस है
जो पोटेंशियल डिफरेंस को पता कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो आई होप आप लोगों को इतनी सी चीज तो समझ में आई गई होगी। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। सो फर्स्ट नंबर पे हो गया हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बता चुकी हूँ। जहां पर आप एरो लगाएंगे उसके नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। मैं नीचे वाली से शुरू करूंगी तो ये आएगा ही नहीं बोर्ड पे, और मेरे को ये पसंद नहीं है कि आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ, नहीं, एक ही बोर्ड पर एक साथ सारा कंटेंट देने की सोचती हूँ मैं एक ही बार में। भाई अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, कोशिश करेंगे लेकर आए, है ना। तो चलिए करते हैं प्रिंसिपल। अब सेकंड पॉइंट हमेशा होता है 5 नंबर के क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है इसका। सो प्रिंसिपल क्या कहता है, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the fall of potential across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion provided the wire। अब आगे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोल दिया, मैं बताती हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि ये जो वर्किंग होगी ना पोटेंशियोमीटर की, ये इस बात पर डिपेंड करती है, बेस होती है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वायर में। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। भाई मान लो मैंने अभी अभी आपको कहा ये मेरा रूम है, इतना रूम है, तो ऐसा तो है नहीं कि रूम में यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अलग, रूम में तो एक ही पोटेंशियल होगा। तो कितना बड़ा आपका रूम है वो रूम पर डिपेंड करता है, उस लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ पर। सिंपल, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि उस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, उसमें से कितना करंट हमारा पास हो रहा है। तो ये चीजें तो आपकी, आप जिस तरह से समझेंगे, जिस तरह से करके देखेंगे तभी समझ में आएगी। सो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल को समझ लिया है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन को समझ लिया है, अब यहाँ पर बात आती है हमारी कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो अब हम लोगों को समझना है हमारा कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलिए फिर सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है वो समझिए। डेफिनेशन करने के बाद हम लोग करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब चलेंगे हम हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन मैं आपको कराऊंगी, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप लोगों को डायग्राम भी देखते हुए चलना है ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा कि कंस्ट्रक्शन तो छोटी सी है लेकिन डायग्राम इसका बहुत पजलिंग सा है। तो ये डायग्राम हम लोग समझते हुए चलेंगे अच्छे से, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो करें फिर शुरू, चलिए फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या समझना है इस चीज पर फोकस करते हुए चलेंगे। सो कंस्ट्रक्शन, सो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड अप ऑफ मैग्नीशियम और कांस्टेंटाइन। अब ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक वुडन बोर्ड होगा, जैसा कि मैंने बताया वुडन बोर्ड पर स्क्रू लगे होंगे और उन स्क्रू के ऊपर एक वायर को माउंट किया जाएगा, यानी कि वायर को बांधा जाएगा। और ये वायर जो होंगी ना वो बनी होंगी हमारी मैग्नीशियम की और हमारी कांस्टेंटाइन की। अब इसमें से ये वाला तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा होता है, मतलब देखा तो मैंने भी नहीं है कैसा होता है वायर, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम का बना होता है। ये जो वायर होती है ना, ये जो आप इतना सारा जो अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट टोटली एंड टोटली हमारा डिपेंडेंट होता है किस पर, हमारी वायर पर, जो कि बनी होती है मैग्नीशियम की। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा सा एरिया होता है, लिखा है ना लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। कितनी लंबी है देखो, यहां से चलकर इतनी लंबी एक वायर है, तो एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर इस पे क्या की जाती है, लगाई जाती है, जो मैग्नीशियम की बनी होती है एंड स्ट्रेच्ड ऑन, यानी कि कहां पर लगी होती है, बिल्कुल टाइटली बंधी होती है, ऐसे नहीं लूजली नहीं, स्ट्रेच्ड अच्छे से खींच कर बांधी जाती है ऑन
wooden board. So its ends are connected to binding screw A and B. इसके दो एंड होते हैं और दोनों स्क्रू से बंधे हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा ए, जो यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा होता है हमारा बी, जो यहाँ पर लगा हुआ होता है। ए को बांध कर रखते हैं यहाँ से, फिर ऐसे यहाँ से चलो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, ए फिर बी हमारा पहुंच जाता है बी पॉइंट। एक एंड हमारा ए पर कनेक्ट है और एक हमारा बी पर कनेक्ट है। तो इसके दो साइड होते हैं, दो एंड होते हैं, जिसको स्क्रू के साथ बांधा हुआ है पॉइंट ए और बी के साथ। A meter scale is fixed on board parallel to length of the wire. हमारा जो एक मीटर स्केल है ना, देख सकते हैं आप लोग, मैंने ऊपर बनाया हुआ है। ये स्केल आपको बहुत अच्छे से बनाना है। जब आपके पास स्केल तो होगा ही, उसको देख देख के बनाना है। सो बिल्कुल पैरेलल होता है इस वुडन बोर्ड के, ऊपर की तरफ ये लगा हुआ होता है। सो द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद जॉकी जे। एक ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये एक जॉकी के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे ए पॉइंट के साथ यहाँ पर एक जॉकी को ऐसा करके यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और ये जो जॉकी है ना, यही पूरा का पूरा काम करेगी, यही पूरी की पूरी स्लाइड होगी और आपको वैल्यू देगी कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। सो जॉकी जे विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्टैक्ट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑफ वायर। कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन यहाँ है, कहीं भी चेक करके देख सकते हो, जहां आपका मन करे। पूरे सर्किट में डायग्राम को देखते जाइए। जे से मैंने जॉकी लिखा हुआ है, ये जॉकी जो है ना, कहीं पर भी कनेक्शन दे सकता है, यानी कि आपको जहां पर भी जो कुछ भी मेजर करना है, आप वहां पर वो मेजर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखो अभी तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कैसा टॉपिक है ये, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना, मतलब जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और प्रैक्टिकल इसका डेफिनेटली होगा, मतलब थ्योरी तो आपके एग्जाम में आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रिज में चार रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर और आपका वो जो मीटर ब्रिज मैंने कराया था, इन दोनों में से पक्का एक एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा और यहाँ से वाइवा भी पूछा जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो यहाँ पे क्या किया गया है, किसी भी पॉइंट वायर पर आप उसको स्लाइड कर सकते हैं। सो अब बैटरी ई आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है ना, ये बैटरी लगाई गई जिसका नाम ई है। एंड एमीटर ए, यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया है जिसका नाम ए है। अब की के यहाँ पे हमारी एक की लगाई गई है। एंड रियोस्टेट, ये है हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियल वायर। इस पोटेंशियल वायर के साथ सीरीज में ही आपका रियोस्टेट लगाया गया है। रियोस्टेट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप लोग नॉर्मली इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इसकी। तो देखिए फर्स्ट सेकंड आपका प्रिंसिपल, और थर्ड है आपका कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ पे आ जाएगा आपका डायग्राम। डायग्राम के आप यहाँ पे हेडिंग देंगे और डायग्राम के हेडिंग देकर आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, वो फिफ्थ पॉइंट होगा आपका थ्योरी। आप इसको थ्योरी लिख सकते हैं, आप इसको वर्किंग लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहें वैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। और ये चीज मैं पहले ही आपको बता दूं, जितना इजी आपको लग रहा है, अब जो मैं कराने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद आपको ये चीजें यहाँ पे करनी है कि कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी थ्योरी। चलिए अब समझते हैं हम हमारा आगे का टॉपिक, जो कि होने वाला है हमारी थ्योरी। मैंने आपको पूरी जो डेफिनेशन थी, प्रिंसिपल था, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब वो चारों पॉइंट एक जगह, और अब जो मैं आपको थ्योरी एंड वर्किंग कराने वाली हूँ वो बिल्कुल एक जगह, यानी कि जितनी उन 4 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस थी ना, उतनी ही इस अकेली थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। तो हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीप जो है इसमें हमें नॉलेज की जरूरत होगी, क्योंकि टॉपिक है ही ऐसा। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ना फोकस करते हुए चलना पड़ेगा, और आपको बेसिक भी आना चाहिए।
अगर आपको इसमें बेसिक नहीं आता है, आपको ये नहीं पता रो क्या होता है, आपको आर का नहीं पता, आई का नहीं पता, तो फिर ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो थ्योरी, यहाँ पे आप लोग एक थ्योरी की हेडिंग डाल देंगे, देन उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे सपोज। हम सपोज करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग थ्योरी करने वाले हैं इसका जो डेरिवेशन है वो थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, रियल नहीं है। तो हम सपोज करते हुए चलेंगे। सपोज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देन उसके बाद V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। कैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, वैसे मुझे ऐसे लिखना ज्यादा पसंद है, अट्रैक्टिव लगता है। और I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जहां से हमारा वायर में से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहिए अगर आप थोड़ा सा मतलब हेडिंग डालकर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं तो दोनों तरीके मैंने आपको लिख दिए हैं। मुझे ऐसे लिखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि 5 लाइन तो वैसे ही भर जाएंगी और बीच में लिखा बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे आप लोगों का मन करे वैसे आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिख लो या वैसा लिख लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा लिख लो। मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों को करना क्या है। तो आप ना एक दिमाग में अपनी बात, एक चीज घुमा लीजिए कि जब भी हम बात करते हैं 2 चीजों की लाइफ में, जब भी आपको मिले V और जब भी आपको मिले I, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताना है, यानी कि आपको ओम्स लॉ डिफाइन करना है। ओम्स लॉ के थ्रू ही आपकी ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अगर I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू, यानी कि I एक ऐसा करंट है जो फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, देन उसके बाद ओम्स लॉ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। अगर आपको ओम्स लॉ नहीं आता है तो उसके बाद ये टॉपिक भी आपको नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ओम्स लॉ है क्या चीज। ओम सर, ओम है ना एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके ऊपर ये रखा गया था ओम्स लॉ। उन्होंने कहा था कि करंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल की। जैसे ही आपके सर्किट में पोटेंशियल आएगा करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जब भी करंट आएगा तो जैसे ही आप ये डायरेक्टली का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस R। क्या बोलते हैं, इसको साइड में नोट कर लेना, काम आने वाली चीज है। तो हम लोगों को I क्या है, यहाँ पे I करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, जिसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट होती है हमारी ओम, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। ये क्या करता है, ये करंट का अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना पानी की पाइप है, ठीक है, आपके पास पानी की पाइप है और एकदम से किसी ने ना वॉल को ऑन कर दिया तो पानी एकदम से आता है, पाइप में आता है ना। तो अगर एकदम से आएगा तो सोचो पाइप एकदम से पीछे की तरफ चली जाती है। आपने किया भी होगा ये कि अगर कोई एकदम से कुछ खोल दे और प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो एकदम से पानी आता है और कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, गीला गीला हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपके किसी सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट एकदम से आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने ना अपने फ्रिज का स्विच ऑन किया और करंट एकदम से आपके फ्रिज के पास आएगा तो आपका फ्रिज खराब हो सकता है ना। तो एकदम से करंट ना आए उस चीज को बचाने के लिए यहाँ पर हमेशा क्या आता है, रेजिस्टेंस। ऑटोमेटिकली, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, ये रियलिटी है।
वो कहते हैं ना कि नेचर में जो भी चीज बनी है ना, उसके साथ साथ उसका मतलब एक दुश्मन भी आता है। दुश्मन कह लो, लेकिन हमारे लिए तो दोस्त है। रेजिस्टेंस वैसे तो करंट का दुश्मन है, उसको अपोज करता है, रोकता नहीं है, सिर्फ अपोज करता है कि धीरे धीरे चलो, ठीक है। तो अपोज करता है वो उसका। तो हमारा तो वो दोस्त है, क्योंकि हमारे अप्लायंसेस बच रहे हैं, हमारे जो बल्ब है उसमें एकदम से लाइट नहीं आ रही, फ्रिज में एकदम से लाइट नहीं आ रही, टीवी में एकदम से लाइट नहीं आ रही, वो बचा लेते हैं। किसको बचा लेते हैं? हमारे अप्लायंसेस को। तो रेजिस्टेंस है ना, ये अपोज करता है किसका? करंट का। हमारा दोस्त करंट का दुश्मन। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमेशा याद रखिए V इज इक्वल टू होता है आपका IR। क्या होता है आपका? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब मैं आपको एक वैल्यू बताने वाली हूँ, वो आपको डायरेक्टली याद करनी है, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वैल्यू है R इज इक्वल टू रो L/A। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली याद रखनी है। ये I कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हुआ क्या, ऐसा बोला जाता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। आ तो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन किसी पर तो निर्भर होता होगा ना। तो हमें कहा गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ पर, कि कितना बड़ा वायर है। दूसरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर। फिर इन दोनों को मिला दिया गया, बन गया L/A। फिर जब इसको हटाते हैं ना, कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट आया हमारा रो L/A। और ये जो रो आप देख रहे हो ना, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। यानी कि इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करता है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हमारा रेजिस्टेंस। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी? वैल्यू है हमारी R इज इक्वल टू रो L/A। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और फिर इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको साइड बाय साइड है ना अपना लिखते हुए चलना कि वैल्यू आई कहाँ से। तो अगर R की वैल्यू आपकी रो L/A है तो पुट कर दो, है ना, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I रो L/A। ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मली क्या किया है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली जहाँ पे R की वैल्यू थी ना, R की वैल्यू, वो हमने क्या कर दिया है, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये चीज आप नोटिस करिए कि जो करंट है, हमें पोटेंशियोमीटर में करंट से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पोटेंशियल से लेना देना है। पोटेंशियल हमारा ये रहा, करंट और एरिया तो सेम ही रहेगा ना भाई। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंटल दे दिया, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दे दिया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसको कभी बड़ा कर रहे हो, कभी इसको छोटा कर रहे हो। भाई जितना ये है उतना ही रहेगा, फिक्स है। मान लीजिए कि ग्रुप में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर के साथ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अलग अलग बच्चा अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग पोटेंशियोमीटर लेगा। पहले पोटेंशियोमीटर इतना था, जब नेक्स्ट बच्चा करेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एरिया हमेशा सेम रहेगा, तो एरिया भी सेम रहेगा और उसका करंट भी सेम रहेगा। और अगर एरिया और करंट सेम है तो देखो यहाँ पे आपका जो एरिया के साथ साथ आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सेम। तो हम कहेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I ρ/A L। तो मैं कह दूं कि ये जो हमारा है ना, ये कांस्टेंट है। तो आप नीचे लिखेंगे where I ρ/A is कांस्टेंट। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। और लेट इट बी K, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो K पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू KL। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि V जो होता है ये हमारा पोटेंशियल है, K हमारा कांस्टेंट है, L हमारा लेंथ है। जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है
हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि जब हम इस साइन को हटाते हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली था, यहाँ हमारा इनवर्सली था, जब हमने ये साइन हटाया तो रो आ गया, है ना। तो मैं रो को हटा के यहाँ डायरेक्टली का साइन भी तो लगा सकती हूँ ना। तो हम लोगों ने क्या किया, के को हटाया और यहाँ पे डायरेक्टली का साइन लगा दिया, यानी कि पोटेंशियल जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। और एक बार डेफिनेशन पर जाइए, प्रिंसिपल पर जाइए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ था कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अभी मैंने जब आपको ये कराया था तो मैंने आपको समझाया था कि आपका टोटली किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर, लेंथ पर। अब देखो ये तो इतना बड़ा लग रहा है ना देखने में, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया है। अब मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, सिंपली आपको कितना याद रखना है, क्योंकि जिन बच्चों को याद नहीं होता है उनके लिए फिर ट्रिकी समझानी पड़ती है। भाई ये नोट कर लेना जो मैंने इरेज किया है, ये उन बच्चों के लिए जो हर चीजों को समझ समझ के करते हैं। समझ के करो तो ज्यादा फायदा है। एग्जामिनर आपके साथ खेल नहीं पाएगा। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप फटाक से आंसर दे दोगे। अगर चीजों को रट के करोगे तो फिर एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा गेम खेल सकता है, समझ के। तो अच्छा होगा कि आप इस चीज को समझ के करें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो, फटाक से आप इसका आंसर दे दें। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। अब नॉर्मली जिनको मतलब इतना झंझट नहीं समझ में आता कि ये यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है, ना ये समझ में आता कि ये रो कहाँ से आया, रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है ना, उनके लिए मैं रियलिटी में क्या लिखना है वो बता देती हूँ। यानी कि नॉर्मली जब आप कर रहे होंगे, जब आप इस टॉपिक को कर रहे होंगे, तो थ्योरी लिखने के बाद डेरिवेशन कितना लिख कर आना है, कितना नेसेसरी है, कितना इस टॉपिक से रिलेटेड जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है हमारा I R, R होता है हमारा रो L बाय A, सो V इक्वल टू हो जाएगा आपका I रो L बाय A, सो V इक्वल टू I रो बाय A L। हमें L चाहिए तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या रख देंगे, हम इस पूरी की वैल्यू को रख देंगे K। तो ये हमारा हो जाएगा V इक्वल टू KL, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट है हम एक कांस्टेंट को लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और हमें यही वैल्यू चाहिए थी। यही वो वैल्यू है जो नीडेड है, यही वो वैल्यू है जिससे हमें मतलब है, यही वो वैल्यू है जिसको हमें यहाँ पे समझकर चलना है, यही वो वैल्यू है जो हमारे लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज आप देखो, सबसे पहले तो आप इस डेरिवेशन को देखो, आपको इतनी सी चीज समझ में आई, पहले मुझे ये चीज क्लियर करो कि हमारी ये चीज समझ में आ गई है, आ गई पक्का, ठीक है। सो इट इज नोटेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, कभी भी चीजों को खाली नहीं छोड़ते, लास्ट में कुछ लिख कर आते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of wire। अब ये तो हो गई हमारी लाइन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, where V is equal to KL। क्या है? V is equal to KL, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? V by L। It is known as potential gradient। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूं ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में बहुत काम आने वाली चीज है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके भी इक्वल होती है वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पोटेंशियल था, मैंने पोटेंशियल को डिवाइड किया लेंथ से, तो किसके बराबर आया, के। तो के का नाम क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि लेंथ से डिवाइड हो गया। मैं आपको इसका और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लीजिए स्पीड मैंने लिख दी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, तो स्पीड को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट। यानी कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करोगे तो जो आ रही है ना, जिसकी वैल्यू का नाम लिखना है, उसका नाम होगा उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीजें बहुत काम आने वाली चीज है फिजिक्स में। कोई भी टीचर, एग्जामिनर, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि इस के का क्या नाम दोगे आप, पोटेंशियोमीटर में के का क्या नाम है। तो पोटेंशियोमीटर में के का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रही हूं मैं बार बार, फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, मेजर, पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसका फिजिकल का मतलब ही क्या होता है, फिजिकल का मतलब होता है साइज, शेप, उसका एरिया, सब कुछ पता करना। तो जिसको मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से डिवाइड होती है तो उसका नाम हो जाता है हमारा ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा, उसका नाम ग्रेडियंट। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलनी है, इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं द फोल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसका हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है इसका। तो देखो, इसका ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल और लेंथ के बीच में। आपको ग्राफ जरूर आना चाहिए, ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। तो इसका अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ आप कैसे देंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे ये है, एक साइड हम v लेंगे यानी कि पोटेंशियल, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा 0, और यहाँ पे हम लेंगे लेंथ। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब अगर एक बढ़ेगा तो एक कम हो, एक देखो जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता। डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है जो किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल आमने सामने, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी भी कम होगी। तो जब भी कोई क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इनका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी लाइन। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा आएगा, सीधी लाइन, क्योंकि अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये भी घटेगी, तो डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा है, ऊपर नीचे, तो ये अगर बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। इसका जो ग्राफ आता है, इसके बहुत तरीके हैं, इसका ये ग्राफ भी आता है, इसका ये ग्राफ भी आता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही करा रही हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्योंकि ये आमने सामने हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इनका जो हमारा डायग्राम आएगा उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ही लेंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर समझते हुए चलो कि हम लोग कैसे इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, मे बी आपको 2 नंबर में पूछे ले, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ लो। 2 मार्क्स में, छोटे छोटे मार्क्स में भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। सो क्या पता अक्सर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, गिव द क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो डायग्राम आएगा वो आपका ऐसा आएगा। ये चीज समझ में आई पक्का? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका नाम था पोटेंशियोमीटर। तो आई नो थोड़ा सा हमारा ये लेंथी हो गया है टॉपिक, तो आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो मैं भी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है।
मुश्किल नहीं है, इजी सा टॉपिक है, आप खुद देख सकते हो, एक बार में समझ में। देखो मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ी सी कमी छोड़ी हो, मैंने ये पॉइंट को, इवन आपकी जो बेसिक चीजें हैं ना, जो बेसिक चीजें जिनको बोलते हैं, वो बेसिक चीजें भी मैंने आपको कराने की कोशिश की है, ताकि अगर इंटरव्यू में या फिर कहीं पर वाइवा वगैरह में आपसे कुछ पूछ लेना तो आपका ऐसा आंसर निकल कर आएगा फटाक से। कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक एंड डीप जो भी नॉलेज थी ना, सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी तरफ से ये टॉपिक यहाँ पे सॉरी फिनिश हो गया है। आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे इसको करते हैं, कितना ये टफ है और कितना ये इजी है, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छे से करके देखोगे आ जाएगा, नहीं करके देखोगे, ऐसे ही जाने दोगे तो नहीं आएगा, फिर उसमें मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है, गलती आपकी होगी। आपका एग्जाम है, आपको नंबर लेने हैं, आपको पेपर देना है, आपको इंटरव्यू देना है, आपको वाइवा देना है। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है ना, मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने ना बताया हो, या कोई ऐसी डेफिनेशन है जो आपको समझ में ना आई हो, तो बेझिझक आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम ये दोबारा से करा दो। कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना, मैं आपके प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगी। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर अटक गए हो, डायग्राम समझ में नहीं आया है, कहीं पर ग्राफ समझ में नहीं आया, ये छोटा सा पोर्शन समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे ना आराम से पूछ सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगी ये जो डायरेक्टली और इनवर्सली का जो ये है ना फंडा, ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में जरूर दे दूं कि डायरेक्टली एंड इनवर्सली का क्या मतलब होता है, क्योंकि फिजिक्स इनके बिना नथिंग है। क्योंकि आप जितने भी डेरिवेशन करोगे ना कहीं कोई ना कोई क्वांटिटी आपकी डायरेक्टली और इनवर्सली पर डिपेंड करती है। तो इस पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर दे दूंगी, ताकि आपको ये वाली कंफ्यूजन हो ही ना कि डायरेक्टली का क्या मतलब है, इनवर्सली का क्या मतलब, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। बस आपका ये छोटा सा ही काम होने वाला है होमवर्क, कि एक बार डायग्राम, देखो दो ही चीजें करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और डेरिवेशन की। थ्योरी तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन आप मन से लिख सकते हो। थ्योरी में है क्या, ये बताने के क्या क्या यूज हुआ है। सो इजी टॉपिक, फिजिक्स कर रहे हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं है। फिजिक्स मांगती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम फिजिक्स में बेस्ट होते चले जाओगे। तो थोड़ा सा करके देखो, इतना मुश्किल नहीं है यार, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मुश्किल तो मैं मानती ही नहीं फिजिक्स को। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं जब +2 के बच्चों को पढ़ाती हूँ, 11 12 के बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं मैम फिजिक्स है ना सबसे टफ टॉपिक है। मैं कहती हूँ फिजिक्स से इजी कोई टॉपिक नहीं है। मुझे केमिस्ट्री टफ लगती थी, अब भी लगती है मुझे केमिस्ट्री टफ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स। फिजिक्स में हर चीज का मीनिंग है, हर चीज को आप है ना इजीली समझ सकते हैं। बस आप थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कर लो थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, कुछ ले जाओगे, ठीक है। एक अच्छी सी जॉब तुम्हारे हाथ में होगी, पैकेज होगा तुम्हारे हाथ में। ये 10-12 हजार की जॉब तो वैसे ही मिल जाती है भाई। किसी कंपनी में जाओगे ना तो 10th पास को मिल जाती है 10-12 हजार की जॉब। सो अगर तुम लोगों को बेस्ट जॉब चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी पैकेज हो 10-20 हजार रुपए की ना हो, तुम्हारे पास पूरा पैकेज हो कि भाई इतना भरोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, ऐसी जॉब की उम्मीद रखो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितने अच्छे से तुम लोग पढ़ाई करते हो। सो चलिए फिर प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे होमवर्क डन। होमवर्क है क्या, सिंपल सा होमवर्क दे रही हूँ। सबसे पहले इसकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद आपको फेयर नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं। ओके, सो आई होप आप लोग कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे अभी अभी आए हैं चैनल पर, अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, बच्चे अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो। थोड़ा सा दोस्तों के बारे में सोच लिया करो, नवरात्रि चल रहे, पुण्य कमा लो भाई, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बता दूंगी, ये भी मैं आपको बता दूंगी एक शॉर्टकट सी वीडियो बनाकर। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, सपने देखते रहिए कि आपके पास लास्ट में गजब वाली जॉब होगी, प्राउड के साथ आप वो जॉब कर रहे होंगे, अच्छा सा पैकेज होगा और आप लोग मुझे कमेंट करके थैंक यू बोल रहे होंगे। ऐसे ही मैं सपने देखती हूँ, ठीक है। मैं भी सपने देख सकती हूँ कि मेरे बच्चों का जॉब लग जाए। मैं पढ़ा रही तो ऑफकोर्स मैं ये सोचूंगी कि मेरे बच्चों की जॉब लग जाए। चलो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, होमवर्क कर लेना, फेयर नोटबुक में नोट्स बना लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।